ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है। तो जुडिशरी का जो ऐसा एक रोल है, ये रोल के बारे में हमें सोचना चाहिए। संघ परिवार के लोगों को कहते हैं कि भाई हम तो ये ओपनली नहीं कह सकते, इसलिए आप क्या करो, आपको जो भूखना है आप भूख लो जानवरों की तरह। बाबरी मस्जिद केस में भी हम लोग देखते हैं एएसआई के रिपोर्ट पर बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरियंस, बहुत सारे अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर भी इल्जामात लगाए हैं कि ये पूरी तरीके से एक बीजेपी बैक्ड, वाजपेयी की गवर्नमेंट में आया था, ये बीजेपी बैक्ड, आरएसएस बैक्ड एक अटेम्प्ट था। बहुत सारे चीजों पर नजरअंदाज किया गया एएसआई रिपोर्ट पर। जिस तरीके का एक रिपोर्ट आरएसएस को चाहिए वैसा एक रिपोर्ट बनाया गया। और आज के जमाने में आप देखिए इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा एजेंसी है जो आजाद है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद नहीं है, उसको अपना ये लोग कंट्रोल में ले लिए हैं। सीबीआई को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब एजेंसीज को ये गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। हमें क्या लगता है कि एएसआई इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा? एएसआई क्या करेगी? एएसआई वही करेगी जो आरएसएस के नागपुर ऑफिस से इन्हें ऑर्डर मिलेगा। यानी आरएसएस को खुदवाई नहीं कर सकती जाके वहां पर, तो इसलिए आरएसएस किसको भेज रही है? आरएसएस एएसआई को भेज रही है। तो ये जो एक एएसआई को लाना है, ये पूरी तरीके से वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी मस्जिद सिलसिले में आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई को ऑर्डर दिया है कि वो वहां पर जाकर सर्वे करें। हमारा मानना है कि ये एक ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक है, और खासकर मुल्क के माइनॉरिटीज के रिलीजियस फ्रीडम और उनके फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि ये ऑर्डर जो है आरएसएस का जो एक प्लान है, जो इंडिया के माइनॉरिटीज के हुकूक को खत्म करने का जो उनका प्लान है, इंडिया के माइनॉरिटीज का जो रिलीजियस प्लेसेस है उस पर कब्जा करने का जो उनका प्लान है, उस प्लान का साथ देता है। हम आपके सामने 2-3 बात रखना चाहते हैं जिससे पता चलता है कि ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट का है, ये ऑर्डर ने बहुत सारे अहम चीजों को नजरअंदाज किया है। पहली चीज आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया था, उस जजमेंट में भी ये बात क्लियर कहा गया था कि सर्वे यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे को बुनियाद बनाकर एक टाइटल सूट का फैसला नहीं लिया जा सकता। इस चीज को भी इस ऑर्डर ने नजरअंदाज कर दिया है। दूसरा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, जिसमें एक क्लियरली फैसला लिया गया है कि इंडिया के अंदर 15 अगस्त 1947 को जिन रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस जैसा था उसको वैसा ही रखा जाए, इस चीज को भी ये ऑर्डर आगे जाकर चैलेंज करेगा और ये उसके लिए मुखालिफ बनेगा। तो इन दो चीजों को सामने रखते हुए हम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से डिमांड करते हैं या अपील करते हैं कि इमीडिएटली ये जो ऑर्डर वाराणसी कोर्ट का है, इस ऑर्डर को क्वॉश किया जाए, खारिज किया जाए। चंद बातें मैं आपके सामने ये भी रखना चाहता हूं जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। पहला, अगर आप ये क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि बाबरी मस्जिद केस में भी इसी तरीके से एएसआई सर्वे को लाया गया, वहां पर जाकर खुदाई की गई और उस चीज को बहाना बनाकर हम देखते हैं मुल्क के अंदर कैसा एक माहौल किया गया, एक झूठ को फैलाया गया और आगे जाके जजमेंट में किस तरीके से इस चीजों को सामने लाया गया। तो अब ज्ञानव्यापी मस्जिद के सिलसिले में भी यही किया जा रहा है। दूसरा अहम बात है, इस सर्वे के अंदर आप देखेंगे 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को भी कमेटी में डालने के लिए कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि ताकि इससे कोई भी रिजल्ट आ जाए, उस रिपोर्ट के रिजल्ट को एक तरीके से एक लेजिटिमेसी दी जाए कि देखिए भाई इसके अंदर माइनॉरिटी कम्युनिटी के भी लोग थे। तो ये पूरे चालों हमें समझना है। ऐसे ही चाल बाबरी मस्जिद के वक्त भी किया गया था। दूसरा चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो इंडिया के हर एक नागरिक को सोचना है, वो ये है कि जो बार बार हम देख रहे हैं कि जुडिशरी की तरफ से ऐसे फैसले होते हैं जो आरएसएस के जो एक कम्युनल फैसिस्ट प्लान है, उस प्लान को साथ देने वाले जो जजमेंट्स और जो डिसीजंस होते हैं, ये हमारे मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए और हमारे मुल्क के सेक्युलर फैब्रिक के लिए और हमारे मुल्क का जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है, इसके लिए भी बहुत खतरनाक है। इस चीजों को भी हमें जहन में रखना चाहिए। अब ये जो एक फैसला, ये जो कोर्ट ऑर्डर आया है, इसमें क्या रिएक्शन होगा, हमारे मुल्क के जो मेजोरिटी कम्युनिटी है वो कैसा रिएक्ट करेगी और हमारे मुल्क के जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो किस तरीके से उसको रिएक्ट करेंगे, ये डिफाइन करेगा उनका सेक्युलरिज्म में उनका कमिटमेंट कितना है। देखो, सेक्युलरिज्म के बारे में तो बड़ी बड़ी बातें हर कोई करता है, लेकिन जब ऐसे बात आते हैं, जब सेक्युलरिज्म को डिफेंड करने की जरूरत होती है, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बाकी टाइम पर सेक्युलरिज्म का लेक्चर देते हैं, ऐसे वक्त में वो लोग खामोश हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर कहते हैं मुल्क के आवाम से और हर पॉलिटिकल पार्टी से और हर लोगों से कि ऐसे जो जजमेंट आते हैं जो आगे जाकर मुल्क के लिए खतरनाक बनेंगे, ऐसे जजमेंट्स को इसकी मुखालिफत की जाए। और सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी हम डिमांड करते हैं कि इंश्योर किया जाए कि जुडिशरी की तरफ से कभी भी ऐसा कोई भी काम ना हो जो इंडिया के माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं उस राइट्स को खतरे में डाले, हमारे मुल्क का जो लॉ एंड ऑर्डर है उस लॉ एंड ऑर्डर को खतरे में डाले। ऐसा कोई भी काम जुडिशरी की तरफ से भी नहीं होना चाहिए। और हम मुल्क से ये भी आवाम से भी ये भी अपील करते हैं
कि आरएसएस के जो प्लान्स हैं, इस प्लान्स को कभी भी कामयाब नहीं होने देना चाहिए। हम हर कोई जानते हैं किस तरीके से अयोध्या को इस्तेमाल किया देश के अंदर एक पोलराइजेशन करने के लिए, पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए। और आज भी हम देख रहे हैं काशी मथुरा के नाम पर और बहुत सारे मस्जिद जो इनके लिस्ट के अंदर हैं, उन चीज़ों को भी यही एक ऑर्डर बनाकर ये लोग मुल्क के अंदर ऐसा एक तफरीक लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुसलमानों से भी मेरा एक अपील है कि जिस तरीके से बाबरी मस्जिद का इशू हमने देखा, हमें एक सबक मिल गया है, हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अलग कोई भी मस्जिद हो, उस मस्जिद का हाल बाबरी मस्जिद जैसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए क्या क्या डेमोक्रेटिकली, लीगली और जो जो हमें करना है वो करने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी भी तैयार होना चाहिए। पर्पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। हमने बाबरी मस्जिद का पूरा वो दौर देखा, जो फैसले चले 48 दिन तक। हम लोगों ने तमाम चीजें फैसले से पहले और फैसले के बाद हर एक चीज आप लोगों के सामने रखी। पर अब बाबरी मस्जिद जैसा केस दोहराने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि तमाम तंजीमों द्वारा, जो हिंदूवादी संगठन है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, आरएसएस के नेताओं द्वारा एक जो नारा दिया जा रहा है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और जो फैसला सामने आया है, जिस तरीके का कदम कोर्ट द्वारा उठाया गया है, इसी पर हमसे बात करने के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद जी मौजूद हैं। सर, मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा, जो कोर्ट का ये फैसला है उसे किस तरीके से देख रहे हैं आप? जी, ये जो कोर्ट का फैसला है, ये असल में बहुत ही एक खतरनाक फैसला है। मुल्क के सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि मुल्क की शांति के लिए, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत खतरनाक फैसला है। क्योंकि आरएसएस का जो एक लॉन्ग टर्म प्लान है, मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं, खासकर मुसलमानों की जो रिलीजियस फ्रीडम है और उनके जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, इस पर कब्जा करने का जो उनका प्लान है, उस प्लान का ये ऑर्डर साथ देता है। देखिए, ये ऑर्डर के बारे में चंद मैं चीजें आपके सामने बताता हूँ। दो अहम चीजें हैं। नंबर वन, बाबरी मस्जिद जो ऑर्डर आया था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो बेंच है, उसने भी ये चीज कहा था कि सर्वे के मुताबिक, यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे के बुनियाद पर आप एक टाइटल सूट, एक जमीन का या एक प्रॉपर्टी का पैसा आप नहीं ले सकते। दूसरा चीज, जो 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उस एक्ट में भी इंडिया में 1947 15 अगस्त में जो रिलीजियस प्लेसेस का स्टेटस जो है वैसा ही होना चाहिए। ये दो अहम चीजों को क्या कर दिया है, इस ऑर्डर ने नजरअंदाज कर दिया है। तो ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है, जिसके आगे जाकर बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि सर, जैसे कि मैंने इस केस के दौरान देखा, जफरयाब जिलानी साहब, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं, उनके मेंबर हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत इसे चैलेंज करेंगे। मैं इसे समझना चाहता हूं, ताकि दर्शक भी ये जान सके कि असल में क्या है और कोर्ट ने किस तरीके का फैसला दिया है, उसे नजरअंदाज करते हुए। देखिए, ये असल में अगर आप इसको लीगली अगर आप देखेंगे, जैसा आपने बताया, आपने अभी जब ज़फ़र अल जिलानी साहब से बात की, और जो बहुत सारे लीगल एक्सपर्ट्स जो हैं, वो इस चीज़ पर कोई दो राय नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी जो है एक गवर्नमेंट का एक एक्ट आ गया है, जिस एक्ट के मुताबिक जो है 15 अगस्त 1947 में इंडिया में अलग-अलग जो धर्म के जो स्थल हैं, उनका जो स्टेटस था, यानी 15 अगस्त के दिन अगर वो मुसलमानों के एक धार्मिक स्थल था, तो वो हमेशा मुसलमानों का ही होना है। अगर वो हिंदुओं का है, तो हिंदुओं का होना है। तो एक गवर्नमेंट ने क्या किया, बाबरी मस्जिद केस में जो बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, उसकी वजह से एक कानून लाया। ये कानून कभी भी आरएसएस को पसंद नहीं था, और हम देखते हैं कि थोड़े महीने पहले मथुरा केस से रिलेटेड भी इसी एक्ट को चैलेंज किया गया। देखिए, आरएसएस इस केस को, ऐसे एक एक्ट को चैलेंज करना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आरएसएस ने कभी भी कानून को नहीं माना, कभी भी संविधान को नहीं माना। लेकिन जुडिशरी आरएसएस के ऐसे एक डिमांड को मानना और ऐसे एक डिमांड पर ऑर्डर पास करना, ऐसे केसेस, जिन केसेस से पूरे मुल्क के अंदर पोलराइजेशन हो सकता है, वैसे केसेस को और उठाना, ये बहुत ही एक खतरनाक चीज है। तो जुडिशरी का जो ऐसा एक रोल है, ये रोल के बारे में हमें सोचना चाहिए। क्योंकि सर, इस केस में हमने देखा कि एएसआई को बोल दिया गया कि आप मस्जिद जाएं, मस्जिद खुदाई करके देखें कि मंदिर से जुड़ी हुई चीजें वहां हैं या नहीं हैं। किस तरीके से देखते हैं, पहले एएसआई की टीम जाएगी, जैसे कि बाबरी मस्जिद के दौरान भी ऐसा बताया जा रहा था। हालांकि जब बाबरी मस्जिद के केस को मैंने पूरी तरीके से देखा, तो एएसआई की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। फिर ये कदम बार बार क्यों उठाए जा रहे हैं? क्या ये माना जाए कि अपने हिसाब से एक कानून, एक लॉ एंड ऑर्डर को चलाना चाहते हैं ये?
जी, अभी आप एएसआई में ले लीजिए। देखिए, इन्हें ये भी पता है कि अगर एएसआई का रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को ऑथेंटिसिटी मिलना है, तो कोर्ट ऑर्डर ये भी कहता है कि उसमें 2 माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को डालो। क्योंकि कोर्ट को भी क्या है, प्लान के हिसाब में क्या चल रहा है कि भई आपको एएसआई रिपोर्ट को मानना पड़ेगा। अब एएसआई की बात ले लीजिए। बाबरी मस्जिद केस में भी हम लोग देखते हैं, एएसआई के रिपोर्ट पर बहुत सारे अलग-अलग हिस्टोरियंस, बहुत सारे अलग-अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने उस पर भी इल्जामात लगाए हैं कि ये पूरी तरीके से एक बीजेपी बैक्ड, वाजपेयी की गवर्नमेंट में आया था ये, बीजेपी बैक्ड, आरएसएस बैक्ड एक अटेम्प्ट था। बहुत सारी चीजों पर नजरअंदाज किया गया एएसआई रिपोर्ट पर। जिस तरीके का एक रिपोर्ट आरएसएस को चाहिए, वैसा एक रिपोर्ट बनाया गया। और आज के जमाने में आप देखिए, इंडिया के अंदर ऐसा कौन सा एजेंसी है जो आजाद है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद नहीं है, उसको अपना ये लोग कंट्रोल में ले लिए हैं। सीबीआई को अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। एनआईए, ईडी, इनकम टैक्स, ये सब एजेंसीज को ये गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। आप हमें क्या लगता है कि एएसआई इनके कंट्रोल में नहीं रहेगा? एएसआई क्या करेगी? एएसआई वही करेगी जो आरएसएस के नागपुर ऑफिस से इन्हें ऑर्डर मिलेगा। यानी आरएसएस को खुदवाई नहीं कर सकती जाके वहां पर, तो इसलिए आईएसआई आरएसएस किसको भेज रही है? आरएसएस एएसआई को भेज रही है। तो ये जो एक एएसआई को लाना है, ये पूरी तरीके से एक प्लान है, क्योंकि एक क्रोनोलॉजी है इनका, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उससे ये लाया जा रहा है। तो इस एएसआई को लाना एक पॉलिटिकल मूव है, एक जुडिशियल मूव नहीं। क्योंकि सर हमने ये देखा कि मीडिया में भी एक चर्चा रही इस फैसले को लेकर के नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान ट्विटर के जरिए दे दिया कि बाबरी मस्जिद को ये दोहराना चाहते हैं, इसी के चलते इस ज्ञानव्यापी मस्जिद को टारगेट किया जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं जो फैसले के ऊपर ना बात आ करके अगर किसी ने कुछ चुनौती भरी बात बोल दी तो उसके ऊपर डिबेट हो रही है? देखिए, एटीट्यूड आज हमारे मुल्क के अंदर मीडिया का ऐसा हो गया है कि अगर आपके घर में कोई चोर आ जाता है और चोरी करता है, चोरी करने के बाद अगर आप बाहर जाकर ये कहते हैं कि मेरे घर में चोर आया था, तब आपको इंसाफ दिलाने की जगह लोग आकर ये कहते हैं कि भाई खामोश रहो, आप माहौल बिगाड़ रहे हो। भाई मेरे घर में चोर आया है, मेरे घर में चोरी हुई, मैं चिल्लाऊं नहीं क्या? प्रॉब्लम क्या है? चोरी हुई वो प्रॉब्लम है, मेरा चिल्लाना प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं इंडिया के अंदर माहौल ऐसा बनाया गया है कि जो जुल्म हो रहा है, जो एक नाइंसाफी हो रही है, उसके बारे में बात नहीं होती। लेकिन नाइंसाफी के बारे में जब कोई कहता है कि भाई ऐसी एक नाइंसाफी हुई, उसको आप इशू बनाए जाते हैं। तो ये चीज जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग लीडर्स कह रहे हैं, पॉपुलर फ्रंट भी कह रहा है, हमने भी प्रेस स्टेटमेंट आज इशू किया है कि ये जो एक स्टेप है, ये स्टेप को आप सिर्फ एक ज्ञानव्यापी मस्जिद तक लिमिट करके मत देखिए। एक बहुत बड़ा एक प्लान का एक हिस्सा है। आने वाले और कई सालों तक इंडिया में मुसलमानों के ऊपर हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करने का एक प्लान है। जिस तरीके से बाबरी मस्जिद को लेकर पूरे इंडिया को इन्होंने पोलराइज कर दिया था, अभी काशी मथुरा को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी बैकफुट में है, कहीं पर भी का काम नहीं चल रहा है। वैक्सीन 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 कह रहे हैं, पूरी दुनिया को वैक्सीन भेज रहे हैं करके बोल रहे हैं। दिल्ली जैसे कैपिटल में वैक्सीन की कमी है, मुंबई जैसे इकोनॉमिक कैपिटल में वैक्सीन की कमी है, अपने मुल्क में वैक्सीन नहीं पहुंचा सके, हर चीज में ये लोग फेल हो गए हैं। ऐसे लोग आज लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वापिस से काशी मथुरा ऐसे इश्यूज लेके आ रहे हैं। ये चीज को हमें समझना है, इसलिए इसके खिलाफ बोलना बहुत जरूरी है। क्योंकि इससे जैसे कि ज्ञानव्यापी मस्जिद और बाबरी मस्जिद के फैसले को देखा जाए, जो नौजवानों के दिमाग में जो एक तबका भारतीय जनता पार्टी की राह पर चलना चाहता है और जो आज का नौजवान जो है अब आने वाले समय में अपने आप को नरेंद्र मोदी जी के रूप में देखता है, सीएम योगी आदित्यनाथ के रूप में देखता है, अमित शाह के रूप में देखता है, तो ये जो सोच आगे आकर के आएगी और जो लगातार हम देख रहे हैं दिल्ली दंगे में 19 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया, मध्य प्रदेश में ऐसी तमाम चीजें जो आती हैं, किसी भी मस्जिद के सामने खड़े हो जाएं और उधर भगवा झंडे लहराना, तमाम तरीके के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना, क्या ये आने वाले समय के लिए ये अच्छे संकेत है? क्योंकि इन्हें तो ये मालूम है कि जो बाहर जाएंगे तो कोई ना कोई नेता इन्हें बचा लेगा और जब ये मस्जिदों पर अटैक करेंगे तो यकीनन भारतीय जनता पार्टी इन्हें सपोर्ट करेगी। देखिए, अभी ये नौजवानों को क्या है, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती। और नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है तो उनको क्या कराना है, उनके पास ऐसे कामों में बिजी रहना। आप लोग जानते होंगे 1975 में चाइना का जो कल्चरल रेवोल्यूशन हुआ था, उस कल्चरल रेवोल्यूशन में भी माओ ने पूरे चाइना के नौजवानों को ऐसे ही भड़काऊ बातें करते करते उसे रेवोल्यूशन में लेके आ गए। जब रेवोल्यूशन खत्म हो गया और ये सारे नौजवान जब माओ से पूछना शुरू कर दिए कि जिस चीज का तुमने वादा किया था वो चीज कहाँ है, तो माओ ने क्या कहा, आप सब लोग गांव में जाओ, गांव में जाकर खेती करो, खेत करके चाइना को तरक्की करो। तो आज माओ ने वहां के नौजवानों को खेत
खेतों में बेच दिया था, और आरएसएस के लोग जो नौजवान हैं उनको मस्जिद तोड़ने के लिए भेज रहे हैं, मस्जिद के सामने दंगे करने के लिए भेज रहे हैं, अलग अलग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट देने के लिए भेज रहे हैं। असल क्यों ये? क्योंकि देखिए, जब लोग डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू करेंगे, लोगों के पास जब ये धर्म के बारे में सोचने का वक्त नहीं रहेगा, वो किस बारे में सोचेंगे? वो जॉब के बारे में सोचेंगे, खाने पीने के बारे में सोचेंगे, इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे। अब इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है, इसलिए ऐसा लगा दिया जाता है, नंबर वन। नंबर दो, इन लोगों को ये भी बताया जाता है कि आपको जो चाहिए वो करो, आपको हम प्रोटेक्ट हम करेंगे। आज तो एक ट्रेंड है, अगर एक लोकल कॉर्पोरेटर बनना है तो लिंचिंग कर लो, अगर एमएलए बनना है तो मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कर दो, अगर एमपी बनना है तो प्रज्ञा जैसे बड़े बड़े बॉम्ब ब्लास्ट कर लो तो एमपी बन जाएंगे। ये आज का एक है कि कॉर्पोरेटर से लेके एमपी बनने का एक तरीके है, ये तरीके में आप बन सकते हैं। जब ऐसा एक रोल मॉडल गवर्नमेंट ओपनली दिखा रहा है कि आपको पॉलिटिकल करियर बनाना है तो या तो लिंचिंग करो, या तो दंगे करो, या तो बॉम्ब ब्लास्ट करो, तो फिर क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं देश के नौजवानों से? तो ये पूरा जो है देश के नौजवानों को ओरिजिनल इश्यूज से साइड रखकर, ये मुसलमानों को अपना दुश्मन बना के, मुसलमानों को एनिमी बताकर उनको बिजी रखने का काम मुल्क में हो रहा है। सर, इसी के साथ मैं एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि मस्जिदों को लेकर के जिस तरीके के फैसले आ रहे हैं, वो तो एक सोच लोगों की बनी रही है, पर इस बीच इस्लाम मुसलमान को टारगेट करने के लिए एक नए नए चेहरों को आगे कर दिया गया है, जिसमें नरसिंहानंद सरस्वती का नाम भी सामने आता है, किस तरीके से गुस्ताखे रसूल किया। और जब तमाम राज्यों में एफआईआर दर्ज हो रही है, तब भी गिरफ्तारी नहीं की जाती। कोई अगर आकर के धमकी भरे लहजे बोल दे रहा है नरसिंहानंद को, उसकी गिरफ्तारी आ रही है। ये क्या चीजें चल रही हैं? खुले तौर पर चुनौती है मुसलमानों को कि आपके खिलाफ हम कुछ भी करेंगे, अगर आप उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे तो हम आपको उठा करके जेलों में डाल देंगे। ऐसा मत समझिए कि जो यहाँ वहां से चंद पागल लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये अपने बलबूते पर नहीं दे रहे हैं, एक प्लान के मुताबिक दिया जा रहा है। इनको इंस्ट्रक्शंस आता है, इनके डिस्ट्रिक्ट टीम्स की तरफ से, इनके स्टेट टीम से, इनके नेशनल टीम से इंस्ट्रक्शंस आ रहा है किसको कब प्रमोट करना है, किसको क्या लैंग्वेज करना है। ये पूरा एक ड्रामा चल रहा है। चंद लोग जाकर क्या कहते हैं कि सब देश सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं, चंद लोग जाकर डेवलपमेंट की बात कहते हैं, और वही लोग जो है अपने पार्टी के, अपने संघ परिवार के लोगों को कहते हैं कि भाई हम तो ये ओपनली नहीं कह सकते, इसलिए आप क्या करो, आपको जो भूखना है आप भूख लो जानवरों की तरह। तो ये ऐसा मत समझिए कि वो कोई एक आदमी वहां पर बैठकर वो ऐसा कर रहा है, ये अचानक नहीं होता, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। वो इसलिए, जैसा मैंने पहले बताया, देश के असल मुद्दों में तो आपके लिए वक्त नहीं है, इसलिए किसी को तो दुश्मन बनाना है। अब हिटलर में जर्मनी में हिटलर ने क्या कहा, उसको भी किसी को दुश्मन मारा, उसने यहूदियों को दुश्मन बता दिया। अब यहाँ पर भी इतने बड़े कम्युनिटी को एक दुश्मन दिखाएंगे तो ही लोग ओरिजिनल इश्यू से डाइवर्ट होकर रहेंगे। तो यही चल रहा है यहाँ पर, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी, हमें स्ट्रेटेजी को समझना है। ये लोग जो एक एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, एक एक वर्ड दे रहे हैं, आप देखिए। और ऐसे ही नहीं हुआ, आज से 6 साल पहले या 10 साल पहले जो है इस्लाम के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देता था, क्रिश्चियन धर्म के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देता था, मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियनों के खिलाफ स्टेटमेंट देते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखिए धर्म के खिलाफ देना शुरू कर दिया, धर्म ग्रंथों के खिलाफ अभी वसीम रिजवी के थ्रू उन्होंने कर दिया, और अभी ऐसे चंद शख्सों को लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू करे। तो ये ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है कि मुस्लिम कम्युनिटी को डीह्यूमनाइज करने का एक काम चल रहा है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि मुल्क के 5 राज्यों में चुनाव हुए, 4 में समाप्त हो चुके हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी जनाधार खो रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव को जीतने के लिए और असम चुनाव को जीतने के लिए ये जिस तरीके का ज्ञान व्यापी पर फैसला आया, और फिर उसके बाद हमने अयोध्या के संतों की तस्वीर देखी, आपस में एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए थी, और जो इस तरीके के स्टेटमेंट आ रहे हैं, क्या ये चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है? ये पब्लिक पॉलिटिकल स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का? हाँ, बेशक बेशक, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। देखिए, वेस्ट बंगाल और असल, अगर आप देखेंगे असल इलेक्शन इंडिया में जो है वेस्ट बंगाल और आसाम में ही चल रहा है, क्योंकि तमिलनाडु और केरला में तो इनकी कोई भी एक पकड़ नहीं है। असल पूरा काम जो चल रहा है हिंदू मुस्लिम एंगल में ही वेस्ट बंगाल इलेक्शन चल रहा है। वेस्ट बंगाल और आसाम इलेक्शन में कोई भी डेवलपमेंटल एजेंडा नहीं है, पूरा का पूरा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम एजेंडा है। बंगाल के अंदर भी बीजेपी को ये बात क्लियर हो गया है कि वो इलेक्शन एज अ पार्टी नहीं जीत सकती। तो इसलिए बंगाल में अगर आप देखेंगे
ममता बनर्जी का और बीजेपी का फाइट नहीं है वहां पर। वहां ममता बनर्जी और एक सिस्टम का फाइट है। वो सिस्टम में इलेक्शन कमीशन शामिल है, उस सिस्टम में सीआरपीएफ शामिल है, उस सिस्टम में बीएसएफ शामिल है। ये पूरे लोगों को आप इस्तेमाल कर लेते हो। बीजेपी के पास तो वहां पर बूथ वर्कर भी नहीं है, गांव के अंदर वर्कर्स ही नहीं है। इसलिए क्या किया गया, 8 फेजेस के अंदर इस इलेक्शन को बांटा गया ताकि बीजेपी का एक सिंगल फोर्स को आप 8 डिफरेंट जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्शन के रूल्स को चेंज किया गया। इलेक्शन बीजेपी के लोगों को 48 आवर्स का बैन होता है, सिर्फ एक लेटर से 24 होता है, लेकिन अपोजिशन लीडर्स को ऐसा कोई भी रियायत नहीं मिलता। तो ये जो वेस्ट बंगाल में और आसाम में जो इलेक्शन हुआ, ये बीजेपी के साथ इलेक्शन नहीं हुआ, ये असल में बीजेपी कंट्रोल्ड एडमिनिस्ट्रेशन के साथ इलेक्शन हुआ था। और यही इंडिया का फ्यूचर होने वाला है। आप जानिए कि सीरिया में भी बशर अल असद ने यही किया। अगर आप देखते हैं इजिप्ट में भी हुस्नी मुबारक यही करता था। इलेक्शन तो होते थे, लेकिन पहले ही डिफाइन रहता था कौन जीतेगा। इंडिया के अंदर भी जो वेस्ट बंगाल और आसाम इलेक्शन है, इंडिया में फ्यूचर में इलेक्शंस कैसे होने वाले हैं उसका छोटा सा एक ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है।